नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स है, दूसरा चैप्टर है और चैप्टर का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। छोटा सा चैप्टर है हमारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल इस चैप्टर में से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। इसमें पहली हेडिंग है समतल कोण। समतल कोण। समतल कोण समझेंगे। समतल कोण किसी चाप द्वारा केंद्र पर घिरे भाग को समतल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समतल कोण कहते हैं। समझेंगे। मान लीजिए कोई हमारा एक वृत्त है, ठीक है ना, ये इसका केंद्र है। इतना सा आप चाप ले लीजिए, ये इसका केंद्र O हो गया। ये अगर केंद्र है तो ये त्रिज्या इसकी R होगी, इधर भी इधर भी। अब ये परिधि का एक हिस्सा ले लिया S। इस S के द्वारा, इस चाप के द्वारा जो कोण यहाँ अंतरित होगा उस कोण को हम समतल कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? समतल कोण कहेंगे। किसी चाप द्वारा, बहुत ही आसान है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर, ये चाप हो गया हमारा, चाहो तो नाम दे दो, AB के द्वारा जो कोण बनना है उस कोण को हम क्या कहेंगे? समतल कोण कहेंगे। केंद्र पर घिरे भाग को समतल कोण कहते हैं। तो दोस्तों देखो, आप जानते हैं कोण बराबर होता है हमारा चाप बट्टे त्रिज्या, अर्थात थीटा इज इक्वल टू, चाप हमारा S है, S कह दो, R, ये होता है। अगर इसका हम अवकलन रूप देखेंगे, अवकलन रूप, तो d थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन R। R तो R रहेगा क्योंकि त्रिज्या है, छोटी ना बड़ी, जितना होता है उतना ही रहता है। इसके समाकलन रूप की बात करें, समाकलन रूप क्लोज इंटीग्रल डी थीटा, ठीक है ना, समाकलन, क्योंकि यहाँ से घिरा हुआ है ना, क्लोज इंटीग्रल डी थीटा इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल डी एस अपॉन आर। क्लोज इंटीग्रल डी थीटा, इसमें से इसको बाहर ले लो तो 1 अपॉन आर आ जाएगा, डी एस, है ना। क्लोज इंटीग्रल डी थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डी एस। डी एस यानी कि टोटल वृत्त की परिधि का एक हिस्सा है। अगर इसकी त्रिज्या आर है तो इसकी जो परिधि होगी वो होगी 2 पाई आर। कितनी होगी दोस्तों? 2 पाई आर। तो यहाँ से 2 पाई आर रख दो, यहाँ दर्शा दीजिए क्लोज इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू होगा 2 पाई आर। टोटल परिधि यही तो होगी हमारी, आर से आर कैंसिल हो गया। क्लोज इंटीग्रल डी थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा। तो ये हमारा समाकलन रूप हो जाता है, ये हमारा अवकलन रूप हो जाता है, ठीक है ना। ये इसकी परिभाषा हो गई समतल कोण की। आइए इसके आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे, घन कोण। क्या है? घन कोण। इसको पढ़ेंगे। तो देखेंगे दोस्तों, घन कोण किसी गोलीय पृष्ठ का
क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे हम घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही प्यारी परिभाषा है, आसान परिभाषा है, समझेंगे इसको भी। देखो समतल कोण में क्या था, एक चाप कोण अंतरित कर रहा था यहाँ। घनकोण में क्या है कि जो गोला है उसका जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल जो आकर के केंद्र पर कोण बनाएगा, उस कोण को हम मान लीजिए ये हमने एक गोला ले लिया। ये इसका केंद्र है, ठीक है ना। यहाँ से इसको मिलाओ, अब ये मिल करके जो कोण बनाएगा उस कोण को हम कहेंगे यहाँ आके जो बनेगा घन कोण, जिसे ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। अब इतना जो टोटल एरिया तो इसका ए होगा, इतना सा कितना कह देंगे, डी ए हो गया ये हमारा, है ना, छोटा सा। ये इसकी त्रिज्या हो गई। क्या कहते हैं, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये रहा क्षेत्रफल, गोले के केंद्र पर यहाँ जो कोण अंतरित करता है, जो कोण बनाता है, उस कोण को घनकोण कहते हैं या उसे हम घनकोण कहते हैं। समझ गए होंगे। तो देखो अब इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अगर इसका अवकलन रूप देखेंगे, अवकलन रूप, तो ओमेगा का डी ओमेगा हो जाएगा और डी ए बट्टे, है ना, घन कोण यानी डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इसके समाकलन रूप की बात कर लें दोस्तों, समाकलन क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल डी ए अपॉन आर स्क्वायर। क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा, इसमें से आर स्क्वायर को बाहर ले लो, 1 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। क्लोज इंटीग्रल डी ए बट क्लोज इंटीग्रल डी ए यानी एरिया है। अब गोले का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इधर कर लेते हैं, दैट क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू, इसका मान कितना निकाला, 4 पाई आर स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा बराबर कितना आ गया, 4 पाई, मात्रक स्टेरेडियन। तो ये हमारा घनकोण हो गया। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उस कोण को हम घनकोण कहते हैं या उसे हम घनकोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4 पाई होती है, ठीक है ना, समाकलन रूप में। आइए अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे का जो अब टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं। अगला जो टॉपिक है, हेडिंग लगाएंगे वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत
फ्लक्स, बहुत ही अच्छी परिभाषा है। किसी वैद्युत फ्लक्स किसी क्षेत्र से गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। दोस्तों ये हमारी परिभाषा हो गई वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। किसी क्षेत्र से गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। समझ लीजिए कैसे। ये क्यू आवेश है, इससे क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी दोस्तों, ऐसे करके। ठीक है ना। अब ये जो संख्या है एन जितनी भी आएगी वो माप क्या कहलाएगी, वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। ठीक है ना। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, आगे देखेंगे। फाई ई बराबर ई डॉट ए होता है। क्या होता है, ई डॉट ए होता है। अब आपने 11th में पढ़ा है अदिश गुणनफल, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। ऐसे ही इसको भी लिख देंगे, या फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक है ना। इतना लिखा जा सकता है कब, जब ई और ए मिलकर के थीटा कोण बनाए। इसको भी समझो, ये बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एरिया वेक्टर इसका लंबवत होगा। ठीक है ना। थोड़ा इधर लाइए इसको। मान लीजिए एक केंद्र, यहाँ जो एंगल बनेगा ये हमारा ए हो गया एरिया वेक्टर, और ये हमारा ई हो गया, है ना। इन दोनों के बीच में जहाँ जो एंगल बनेगा थीटा, इस स्थिति में तो हमारा ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसमें आगे समझेंगे। पहला पॉइंट है, यह अदिश राशि है। कैसी है दोस्तों, अदिश। अगला, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। तीसरा, इसकी विमा ml3t-3 A इनवर्स होती है। बस दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स में यही पूछा जाता है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं बचता। इसकी परिभाषा हो गई, इसका मात्रक हो गया, विमा हो गया, ठीक है ना, और इसका फॉर्मूला हो गया। आइए अब इस पर आधारित एक सवाल पढ़ेंगे, इसको साफ कर लेते हैं।
इस पर सवाल आएगा तो कैसे आएगा? क्वेश्चन 5i + 10j न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 0.2j मीटर स्क्वायर का के पृष्ठ से निर्गत मीन्स गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान बताओ। ठीक है ना दोस्तों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। न्यूटन प्रति कूलम मात्रक से पहचान लेंगे, ये हमारा ई का मान हो गया, वेक्टर ई बराबर 5i + 10j। ठीक है ना, न्यूटन प्रति कूलम। क्षेत्र में मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है? क्षेत्रफल का, तो वेक्टर ए बराबर हो जाएगा 0.2j दिया हुआ है मीटर स्क्वायर। क्या पूछा है? वैद्युत फ्लक्स φe हमें पूछा है। आइए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था वी नो दैट φe बराबर E.A लगाएंगे। E a cos थीटा नहीं लगाएंगे क्योंकि थीटा हमें दिया नहीं है। ठीक है ना, E.A लगाएंगे। φe अगले स्टेप में E का मान लगाएंगे 5i + 10j डॉट लगाएंगे 0.2j। ठीक है ना, इसके साथ इसका अदिश गुणनफल करेंगे तो समझो I.J 0 होता है, जबकि I.I 1 होता है, J 1 होता है, K 1 होता है। जैसे IJ 0 है तो JK भी 0 होगा, KI भी 0 होगा, है ना। तो देखो जब इसके साथ डॉट होगा तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि I.J आ रहा है। यहाँ देखो J हमारा 1 हो जाएगा, 10 दूनी 20, प्लस का चिन्ह आएगा, एक अंक बाद दशमलव लगेगा। ठीक है ना, तो कितना आएगा फाइनली φe बराबर 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। इसके आगे की जो वीडियो है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गॉस की प्रमेय, उसका सत्यापन कराएंगे। तो इंतजार करिए अगली वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार।